नमस्कार सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान में ये अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए थे। आज का जो अपना चैप्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले थोड़े से फिलोसफी के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जानना आवश्यक होता है, क्योंकि अपने को पता है कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में चलता था और उस समय के जो दार्शनिक थे वो मनोविज्ञान वाले फील्ड में अपने तर्क यहाँ पर दिया करते थे। यहाँ से शुरुआती भाग से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन इसके बाद में जो इसकी शीर्षक शाखाएं आती हैं वहां से काफी प्रश्न जो हैं वो पुटअप होते हैं। जैसे मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से चेतना का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले कौन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने बताया है, या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के काफी प्रश्न इसकी शीर्षक शाखाओं से बनते हैं। सारी चीजों को आज के इस छोटे से सेशन में मैंने शामिल किया है। यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपने को ये इस चीजों का पता है कि यहाँ पर जो मनोविज्ञान जो है वो पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में चलता था, यानी मनोविज्ञान विषय जो है वो दर्शन शास्त्र विषय से अलग होकर के एक स्वतंत्र विषय यहाँ पर बना था। और उस समय ये जो आप दार्शनिक देख पा रहे हैं, ये जो महोदय हैं, ये यहाँ पर अरस्तु महोदय हैं, और ये जो महोदय हैं ये सुकरात हैं, ये सुकरात महोदय हैं। इधर जो आप देख पा रहे हो तो ये महोदय जो हैं इनका नाम अपने पढ़ते हैं प्लेटो, और ये जो महोदय हैं इनका नाम है डेकार्ट। तो ये उस समय के जो दार्शनिक थे, जो मनोविज्ञान वाले क्षेत्र में अपनी राय, अपने तर्क, अपनी डेफिनेशन दिया करते थे, ये सभी उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं। दार्शनिक वो होते हैं जो भविष्य बताते थे उस समय में, ठीक है। तो इनके अलावा अपने कुछ चीजें और पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में काम करता था। मनोविज्ञान पहले क्या था, दर्शन शास्त्र से अलग होकर के बना है। यहाँ दर्शन शास्त्र और ये मनोविज्ञान की एक शाखा अलग हुआ करती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान पहले कोई स्वतंत्र विषय था ही नहीं। दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से उस समय प्लेटो महोदय जो हैं वो हुआ करते थे। प्लेटो ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु भी उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक अपने जानते हैं, रहे हैं। उसके बाद गेरट महोदय हैं, गेरट हैं, डेकार्ट है, थॉमस है। तो ये जो दार्शनिक हैं ये अपने तर्क देते थे कहां पर सर, मनोविज्ञान वाले क्षेत्र में। प्लेटो की उस समय एक डेफिनेशन आई थी, वो थोड़ा मैं बता देता हूं। इनका मानना था कि बालक जन्म के समय माथे पर अपना भविष्य लिखवा कर लाता है। बालक जन्म के समय माथे पर अपना भविष्य लिखवा कर लाता है। जन्म के समय माथे पर अपना भविष्य लिखवा कर लाता है। लिखवा कर लाता है, ये कहने वाले कौन थे, ये प्लेटो महोदय ने डेफिनेशन दी थी। अरस्तु का काफी योगदान इसमें रहा है। अरस्तु की उस समय एक पुस्तक आई थी प्रसिद्ध, द एनिमा, आपने इसका नाम सुना भी होगा। इस पुस्तक में इनकी एक परिभाषा थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये इनकी प्रसिद्ध परिभाषा उस समय चर्चा में रही थी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, मस्तिष्क निवास करता है। ये इनकी काफी चर्चित परिभाषा थी। उस समय इनकी एक और परिभाषा भी यहाँ पर आई थी, वो थी कि शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और आपदा में पनाहगाह है। शिक्षा समृद्धि में आभूषण है और आपदा में पनाहगाह है, ऐसा कहने वाले भी कौन थे, अरस्तु महोदय थे, ठीक है। तो ये जो पुस्तक आई, इस पुस्तक को अपने थोड़ा देख लेते हैं। इनकी ये पुस्तक आई थी अरस्तु की उस समय, ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये अरस्तु महोदय हैं। इनकी जो बुक आई उसका नाम था द एनिमा। कौन सी सर, ये यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, द एनिमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इस पुस्तक में ही जो 2 डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है। उसके बाद में केलर महोदय ने इनको मनोविज्ञान का जनक कहा है कि बहुत अच्छी बातें कहते हैं। तो केलर महोदय हैं, उन्होंने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है। हालांकि मनोविज्ञान का जनक ये नहीं है, विलियम जेम्स को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक कहा है। किसने कहा है, केलर ने, ठीक है। ये जो महोदय हैं इनको यूनान का सूर्य भी कहा जाता है। यूनान का सूर्य इनको कहा जाता है। किसको, अरस्तु को कहा जाता है। ये कौन है, अरस्तु है, अरस्तु महोदय हैं। इनको यूनान का सूर्य और बुद्धिमानों का गुरु भी इनको कहते हैं। इनको बुद्धिमानों का
गुरु भी कहा जाता है। अरे वाह गुरु जी, बहुत अच्छे नाम इनके। बुद्धिमानों का गुरु भी कहते हैं, यूनान का सूर्य भी इनको कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो द एनिमा उस समय आई थी, और केलर महोदय ने इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा है। इनसे जुड़े कुछ एक दो पॉइंट और हैं, उनको अपने देख लेते हैं। यहां देखिए आप, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। और प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे। अरस्तु ने विज्ञान, दर्शन, राजनीतिक, नैतिकता, तर्कशास्त्र, साहित्य, जीव विज्ञान और अन्य कई विषयों पर लिखा। अरस्तु को तर्कशास्त्र का पिता भी माना जाता है। अरस्तु को तर्कशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, यूनान का सूर्य भी कहा जाता है, बुद्धिमानों का गुरु भी इनको कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध और ग्रंथ जो है वो पॉलिटिक्स है। तो इसे ये अपने जो एसएसटी का पार्ट होता है सेकंड ग्रेड में, उसमें जो दर्शन शास्त्र का भाग है उसमें आपके काम आने वाली ये चीजें हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ उस समय की ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद चलते हैं आगे, और पहली जो शीर्षक शाखा अपने सामने आई थी वो थी, हाँ उसके बाद में अपने बात करें तो मनोविज्ञान नाम सबसे पहले, मनोविज्ञान नाम यानी साइकोलॉजी नाम सबसे पहले 1590 में दिया गया था। किसके द्वारा? रुडोल्फ गॉयकल के द्वारा। रुडोल्फ गॉयकल हैं, इनके द्वारा दिया गया था। कब गुरुजी? 1590 में। रुडोल्फ गॉयकल जो है, इनकी उस समय एक पुस्तक आई थी द साइकोलॉजी, की एक पुस्तक आई थी उस समय द साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। आओ एक बार उनको देख लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये रुडोल्फ गॉयकल है। रुडोल्फ गॉयकल महोदय जो हैं, इनकी उस समय जो प्रसिद्ध पुस्तक आई उसका नाम अपने को मिलता है द साइकोलॉजी नाम से। ठीक है, द साइकोलॉजी नाम से बुक आई थी 1590 में। यानी इनको मनोविज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। मनोविज्ञान नाम सर्वप्रथम देने वाले कौन है ये अपने को पूछे तो रुडोल्फ गॉयकल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है। यानी पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में चलता था, फिर पहली बार मनोविज्ञान नाम यहां पर दिया गया। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द जो है ये, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। ये दो शब्दों से मिला हुआ है, साइके और लोगस। एक तो है साइके, साइके है, और दूसरा है लोगस। अब ये जो लोगस है इसका अर्थ क्या होता है और साइके का अर्थ क्या होता है? साइके जो है इसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या शास्त्र, अध्ययन या शास्त्र। ठीक है, ये जो साइके शब्द है ये किस भाषा का शब्द है ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। साइके किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। साइके का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस जो है इसका अर्थ होता है अध्ययन। यानी कुल मिलाकर के ये हो गया कि आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो ये बात अपने पहले आप पढ़ चुके हैं इसके संबंध में। आगे चलते हैं और कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां पर और बताना चाहूंगा। अब देखिए, पहली, इसके बाद में चार प्रमुख शीर्षक शाखाएं अपने सामने आती हैं। उसमें पहला बताया गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहली जो शीर्षक शाखा आई थी वो थी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यहां से प्रश्न कई बार आ जाता है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो ये कहने वाले कौन है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये कहने वाले प्लेटो हैं, अरस्तु हैं। सभी उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु हैं, डेकार्ट है, गेरट है। ये सभी जो दार्शनिक थे इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ये पहली शीर्षक शाखा उस समय अपने सामने आई थी। अब इन महोदय ने यह कह तो दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उस कार्य का प्रारंभ, उस कार्य की शुरुआत जो है वो व्यक्ति की आत्मा से होती है। पहले वो अपने आत्मा में इस चीज को अपने जहन में लाता है, उसके बाद वो उस काम का क्रियान्वयन जो है वो करता है। लेकिन ये महोदय जो है ये न ही इसकी सही से परिभाषा बता पाए, न ही इसकी सही परिभाषा यहाँ पर बता पाए, न ही इसके जो सही तर्क थे वो यहाँ पर बता पाए।
न ही इसकी शाखाओं का विभाजन कर पाए, शाखाओं का विभाजन भी नहीं कर पाए। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो ये शाखा थी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और गेर्ट की जो शाखा बताई गई थी, तो न परिभाषा न सही से तर्क दे पाए, न इसकी शाखाओं को बता पाए। कहने का मतलब इसका सही विश्लेषण ये नहीं कर पाए कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान किस प्रकार से है, ये चीजें ये सही से यहाँ पर नहीं बता पाए। परिणामतः क्या हुआ, इनकी जो ये शीर्षक शाखा थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये असफल यहाँ पर हो जाती है। ये 16वीं शताब्दी के आसपास की प्रारंभ हुई बात है। ठीक है, तो पहली शीर्षक शाखा जो है वो बताने वाले थे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, गेर्ट, थॉमस, इन सभी ने इस चीज को बताया था और इनकी शीर्षक शाखा असफल हो जाती है। उसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं तो अपना आगे आता है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। थोड़ा सा मैं आपको साथ दिखाना चाहूंगा। मनोविज्ञान जो है वो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। ये अपनी दूसरी शाखा आई। पहली शाखा असफल हो गई, वो सही से तर्क नहीं दे पाए, विश्लेषण नहीं कर पाए, डेफिनेशन परिभाषा नहीं बता पाए, उसके क्षेत्र और कार्य को भी नहीं समझा पाए, तो वो असफल हो गई। ये दूसरी शीर्षक शाखा जो है ये 17वीं शताब्दी में आई थी। मनोविज्ञान जो है वो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन थे? ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये इटली के दार्शनिक हैं, इटालियन इनको बोलते हैं। ये इटली के दार्शनिक हैं और इनका नाम मिलता है अपने को पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी महोदय जो हैं, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन है? पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी कहाँ के हैं? तो इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं। अब ये महोदय जो है इन्होंने कहा कि आत्मा से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति किसी काम को करता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करता है, व्यक्ति किसी चीज का टारगेट बनाकर उस कार्य को पूर्ण करता है, तो ये सब चीजें उसके मन व मस्तिष्क में उजागर होती हैं। पहले वो इन चीजों को मन में और मस्तिष्क में सोचता है, उसके बाद में वो उन चीजों पर गौर करता है और वो चीजें जो है उनको पूर्ण करने का प्रयास अपने जीवन में करता है। लेकिन ये जो पोम्पोलोजी महोदय हैं, ये भी इसका जो क्षेत्र था उसको सही से नहीं बता पाए, न ही इसके क्षेत्र को, न ही इसकी परिभाषा को, न ही इसके संबंध में ये तर्क दे पाए और न ही इसका ये सही विश्लेषण कर पाए, न ही सही विश्लेषण यहां पर कर पाए। तो परिणामतः इनकी जो ये शाखा थी कि मनोविज्ञान जो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, ये शाखा भी इनकी असफल हो गई। 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले कौन है? पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी कहाँ के हैं? इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक है। यह भी इसके क्षेत्र को, परिभाषा को, तर्क को, सही विश्लेषण को नहीं कर पाए। परिणामतः इनकी यह शाखा जो है कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, पोम्पोलोजी की यह शाखा भी असफल हो गई। दो शीर्षक शाखाएं असफल होने के बाद में तीसरा जो अपने पास तर्क आता है वो आया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो ऐसा कहने वाले कौन थे? उसके बाद में आया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो महोदय देख रहे हैं इनका नाम मिलता है अपने को विलियम वुंट। ये विलियम जेम्स है, ये वाइब्स है, महिला थी उसमें, और जेम्स सीली। यानी कहने का मतलब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने बताया है? तो विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है इन्होंने बताया है। उसके बाद ये विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स ने भी इसके संबंध में कहा है। ये वाइब्स हैं, ये इनके साथ काम करते थे। ये योग्य होकर भी असफल हुए। मनोविज्ञान में अपने एमए में इसको पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में अपने को पढ़ने को मिलता है। और जेम्स सेले, जेम्स सेले ये जो हैं, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इनकी शाखा कुछ हद तक ठीक रही, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके अलावा कुछ चीजों को अपने देखते हैं कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान इन्होंने कहा विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सीली और वाइब्स। चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब इन्होंने कहा कि चेतना जो है उसमें सिर्फ चेतन शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि अपने को सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें अपने को पढ़ने को मिलता है कि चेतन मन के अलावा एक अर्ध चेतन मन भी होता है, एक अर्ध चेतन मन होता है, और इसके अलावा एक अचेतन मन होता है, अचेतन मन भी होता है। तो इन्होंने जो कहा कि व्यक्ति जो है वो जागृत अवस्था में ही सोचता है, ठीक है, जागृत अवस्था में ही वो निर्णय लेता है, वो सोच सकता है। जबकि सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो कहता है कि व्यक्ति का मन का कुछ हिस्सा अर्ध चेतन मन के रूप में होता है
और अचेतन मन भी होता है। व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में, घायल अवस्था में भी सोच सकता है। व्यक्ति सोया हुआ भी सौपन अवस्था में भी सोच सकता है, यानी सोने के समय भी दिमाग जो है वो अपना काम करता है। तो अकेला अपने ये नहीं मान सकते कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अकेला चेतन मन को कैसे माना जा सकता है? तो ये पहला पॉइंट हो गया था चेतना के मनोविज्ञान को असफल करने में। उसके बाद में मैकडूगल महोदय हैं। मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग जो है वो बताए थे। मैकडूगल महोदय की उसमें एक पुस्तक आई थी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये जो इनकी पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसके प्रश्न नंबर 16 पर इन्होंने एक परिभाषा मैकडूगल ने लिख रखी है, और वो परिभाषा ये थी कि चेतना एक बुरा शब्द है। चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की शब्द है, और मनोविज्ञान के लिए यह दुर्भाग्य की बात है, और मनोविज्ञान के लिए यह दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। यह शब्द सामान्य रूप से प्रयोग हो रहा है। अब इस बात को आप समझो, सामान्य रूप से प्रयोग हो रहा है। यह परिभाषा किसकी है? ये मैकडूगल की है। पुनः सुनो, पहला कारण तो यह हो गया, इन्होंने चेतन मन अकेले को बताया, जबकि अर्धचेतन मन भी होता है, अचेतन मन भी होता है। इस कारण ये पहला पॉइंट बन गया कि इनका जो चेतना का विज्ञान का जो शीर्षक शाखा थी वो असफल होने का पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद मैकडूगल महोदय हैं, इनकी एक पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने प्रश्न नंबर 16 पर एक डेफिनेशन दे रखी है कि चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि मैकडूगल ने इनके इस चीज का विरोध किया, चेतना के विज्ञान के रूप में जो इन्होंने शीर्षक शाखा दी थी इसका विरोध हुआ। अब यहां पर कुछ चीजें बनती हैं, उनको अपन देख लेते हैं। परिणाम तो ये जो शाखा थी ये असफल हो गई। यहां पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? क्योंकि अपने विलियम जेम्स को पढ़ रहे हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है, याद रखना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है सर? विलियम वुंट को। अमेरिका के हैं, लिप्चिंग शहर में इन्होंने 1887 में इन्होंने अमेरिका के लिप्चिंग में प्रथम प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की थी। आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सीधा पूछ ले कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने वाले, वैज्ञानिक आधार देने वाले कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने वाले कौन है? तो क्या आएगा? विलियम वुंट है। विलियम वुंट जो है उन्होंने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार दिया था। अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक, पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या आएगा? तो यहां पर अपना उत्तर होगा थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक जो है इनको पशु मनोविज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है। केलर महोदय ने, केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसको कहा है? ये मैंने आपको शुरू में बताया था। केलर महोदय के अनुसार मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना है। उन्होंने कहा है कि अरस्तु जो है उनको माना जाता है। अब इन चीजों को देखिए, प्रथम प्रयोगशाला जो है वो इन्होंने स्थापित की थी। मैं थोड़ा उस चीजों को आपको लिए चलता हूं, थोड़ा दिखाना आवश्यक होता है। यहां पर देखिए, ये प्रथम प्रयोगशाला जो है मनोविज्ञान में, प्रथम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, ठीक है, लेबोरेटरी। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये विलियम वुंट जो है इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान में स्थापित करने वाले कौन है? विलियम वुंट को माना जाता है। ठीक है, यहां पुनः इन चीजों को एक बार देखो। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक अपने से पूछे तो क्या करेंगे? विलियम वुंट है। मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक आई थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है।
विलियम जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और वैज्ञानिक आधार देने वाला मनोविज्ञान को विलियम वुंट को माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक जो है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। और केलर ने मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा है। कहने का मतलब जो तीसरी जो शीर्षक शाखा थी वो थी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कहने वाले विलियम वुंट, विलियम जेम्स व्हाइट्स और जेम्स हिली, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन उनके तर्क जो है वो सही सफल नहीं हुए, क्योंकि चेतन मन के अलावा अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी होते हैं। और मैकडूगल महोदय हैं जिन्होंने 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इसका विरोध किया। परिणामतः इनकी जो शीर्षक शाखा थी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, वो भी बाद में असफल यहाँ पर हो जाती है। उसके असफल होने के बाद में अपने सामने आता है 4 नंबर पे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाले जो हैं वो कौन है? जेपी वॉटसन जो है, इनको मनोविज्ञान का व्यवहारवाद में योगदान माना जाता है। जेपी वॉटसन जो है, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन है? तो जेपी वॉटसन है। अब इनसे जब पूछा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे है, तब इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अगर आत्मा के माध्यम से सोचता है, ये मानो कि आत्मा के माध्यम से वो कोई काम को करता है, शुरुआत में जो पहला पॉइंट आया था, तो उसका इफेक्ट जो है वो उसके प्रभाव जो है उसका वो उसके व्यवहार में देखने को मिलता है। अगर आपने ये माने कि मनोविज्ञान कोई व्यक्ति कार्य करता है मन व मस्तिष्क के माध्यम से कार्य करेगा, तो उसका प्रभाव जो है वो भी उसके इफेक्ट जो है वो उसके व्यवहार पे, बिहेवियर पे देखने को मिलता है। अगर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हो, चेतन मन होता है, तो उसका प्रभाव भी व्यवहार पर पड़ता है। तो ऑल ओवर देखें तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। उस समय इनके समर्थन में जो है वो थॉर्नडाइक महोदय थे। थॉर्नडाइक ने इनका समर्थन किया, मैकडूगल ने भी इनका समर्थन किया, मैकडूगल महोदय ने भी इनका समर्थन किया। यहां पर इनका समर्थन वुडवर्थ ने भी किया था। वुडवर्थ ने भी कहा कि ये ठीक बात है। क्रो एंड क्रो है, उन्होंने भी कहा कि ये ठीक बात कह रहे हैं। तो परिणामतः 1924 में इन्होंने व्यवहारवाद जो है इसको यहाँ पर लेकर के आए थे। और इनकी वर्तमान में जो परिभाषा आती है वो ये है, आप मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। आप मुझे कोई भी बालक दो, कोई भी बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं। डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं। स्वस्थ बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। इनका ही एक और दूसरा जो तर्क था वो था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इनके समर्थन में ये जो अंतिम शीर्षक शाखा रही वो थी मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद में कुछ परिभाषाएं इसके समर्थन में दी गई। पहली परिभाषा थी वुडवर्थ की। वुडवर्थ की थी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन व मस्तिष्क को खो दिया, फिर मन व मस्तिष्क और चेतना को खो दिया, और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है, और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं, व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये जो परिभाषा है ये कई बार पूछ ली जाती है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन व मस्तिष्क चेतना को खो दिया, वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। क्रो एंड क्रो की भी एक परिभाषा इनके समर्थन में आई थी। क्रो एंड क्रो जो है इनकी भी एक डेफिनेशन इस समय आई थी, और वो थी कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। इसके समर्थन में कई अन्य परिभाषाएं और भी आई हैं। आज का सेशन लंबा हो जाएगा, तो आज आपने देखा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में पहले चलता था, उसके बाद में इसकी उत्पत्ति होती है। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी को आज अपने कुछ चीजों को सीखने का प्रयास किया है।
यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को मैं किसी अन्य सेशन में आप लोगों के साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन व मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलोजी ने कहा, फिर चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स शेली वाइब्स ने इनको कहा है। उसके बाद में अंत में जो शाखा आई वो थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कहने वाले जेपी वॉटसन थे। उनका समर्थन किया था वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने, मैकडूगल वगैरह ने। तो ये एक सामान्य सा चैप्टर यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आशा करता हूँ आपकी अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा आज आवाज़ की दिक्कत हो सकती है, पास में ही काम वगैरह चल रहा है तो मशीनों की आवाज़ें, कुछ जो यांत्रिक आवाज़ें हैं वो आ जाती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।